आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्णा सर और आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपर की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 5/12/2017 5/12/2017 पहली पारी का पेपर। तो देखिए शुरुआत करते हैं उसके पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित और मोहित की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 32 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है? 12 साल पहले रोहित तथा मोहित की आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और दिल्ली पुलिस में आसान ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आप स्पीड मेंटेन जरूर करना, आप कितनी फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो यही वहाँ मायने रखता है। तो बोल रहा है कि रोहित और एक है मोहित, उन दोनों की जो आयु क्रमशः बताई वो 48 वर्ष और बता दी 32 वर्ष, और कह रहा है 12 साल पहले। तो 12 साल दोनों में से कम कर दीजिए, आपको हर एक बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। 32 में से 12 गए तो 20 हो गया, और 48 में से 12 गए तो 36 हो गया। इन दोनों का रेशियो बनाओगे, 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20 हो गया, और 4 नाम 36 हो गया। तो दोस्तों बताइए 12 साल पहले रोहित और मोहित की आयु का अनुपात क्या होगा? 9:5। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वो कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 48 दिन, 12 दिन तथा 24 दिन में कर सकते हैं। ए, बी, सी मिलकर उस कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिए भाई, एक है 48 दिन में कौन कर रहा है? ए काम कर रहा है। फिर कह रहा है 12 दिन में बी कर रहा है, 12 दिन में कौन कर रहा है? बी। और कह रहा है 24 दिन में सी कर रहा है, 24 दिन में सी कर रहा है। तो तीनों का लैसे देख दीजिए। बोला लैसे क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें चाहिए भाई टोटल काम, टोटल वर्क चाहिए कि कुल कितना काम होने वाला है। तो 48, 12, 24 का लैसे कितना हो गया? 48। इसका मतलब टोटल काम कितना है? 48। 48 को ए करेगा 48 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक। 12 बी करता है 12 दिन में 48 काम, तो 12 चौक 48, एक दिन में कितना काम करेगा? 4। और सी करता है 24 दिन में कितना काम? 48, तो 24 दूनी 48, ये एक दिन में कितना करेगा? 2। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि ए बी सी मिलकर उस कार्य के 2/3। भाई टोटल कार्य आपका, टोटल वर्क है आपका वो 48 है, लेकिन टोटल नहीं करवा रहा, वो करवा रहा है 2/3। तो भाई मुझे बताना 2/3 किसका? 48 का। 2/3 किसका? 48 का। तो सॉल्व करना, 16 दूनी 32, अर्थात आपको जो काम करवाना है वो कितना करवाना है? केवल 32 काम करवाना है। और किससे करवाना है? तीनों मिलकर। तो ए करेगा 1, बी करेगा 4, सी करेगा 2, 4 और 2 6 और 1 7। तो 32/7 आपका आंसर होगा। 32/7 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट में है 0.0625 का मान क्या होगा? अंडर रूट है, मैं पूछ रहा 0.0625 का मान क्या होगा? दोस्तों एक बात बताइए, आपको अंडर रूट वर्गमूल निकालना तो आता होगा, तो आप एक बात बताइए 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल निकालो तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। और आपको एक बात पता होगी कि जब भी किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है तो आधी संख्या बाहर आती है, आधी वर्गमूल के रूप में कट जाती है। तो बताओ पॉइंट के बाद में यहाँ कितने अंक हैं? 1 2 3 और 4। पॉइंट के बाद में 4 अंक हैं, जब इसका अंडर रूट हटेगा तो पॉइंट के बाद में केवल 2 अंक होने चाहिए। तो देखो 1 और 2, तो यहाँ मैं क्या लगा दूँ? पॉइंट लगा दूँ। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 0.25। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों? सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट प्लस 20 तक की जो संख्याएं हैं उसमें 7 का भाग देने पर उसका मान क्या प्राप्त होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस 20 है, और आपको इसमें भाग देना है 7 का। तो आपको पता है दोस्तों, आप इन सभी संख्याएं या तो 20 तक की है, ज़्यादा होती तो जोड़ थोड़ी सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए 1 से n तक
प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं तो वो होता है n+1/2, n+1/2। तो बताओ यहाँ हम कितने की बात कर रहे हैं, 1 से लेकर n तक की, और n की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। तो बताओ 20 गुना n+1, यानी n में 1 जोड़ोगे, 20 में 1 जोड़ोगे तो 21, और बटा कितना, 2। फिर ये तो टोटल आ गया योग, और उसमें भाग लगाना कितने का, 7 का। तो बटा 7 करोगे तो 7 भी 2 के पास आ जाएगा, तो 7 यही लगा दूं, 7 या 21, 7 या 21, 2 से काटा 10, और बताओ 10 और 3 गुना हुआ तो कितना आ गया, 30। कितना आया दोस्तों, 30। आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 से बड़ी है, 2/3 से बड़ी है। आपके पास काफ़ी तरीके हैं, आप 2 में 3 का भाग दीजिए, जितना आएगा उससे आप सभी जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 1/2, देखो एक ऑप्शन है 1/2 है, दूसरा ऑप्शन है आपका 3/7 है, सी ऑप्शन है आपका 4/7 है, और डी ऑप्शन है आपका 6/7 है। तो बताओ कौन सी भिन्न होगी। तो आप एक सीधा काम करें ना यार, 2/3 का परसेंटेज देखते हो तो 66 सही 1/3% होता है। 2/3 का परसेंटेज होता है 66 सही 1/3%, और आपको पता है 1/2 का मतलब होता है 50%, तो ये तो बड़ा नहीं है। 3/7, अब आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, 1/7 ये फ्रैक्शन वैल्यू में परसेंटेज में समझा कर आया हूँ, बताओ तो 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7, और आपको निकालना है 3/7। तो एक की जगह जब 3 आएंगे तो 3 किससे गुना होगा, 14 से, तो 14×3 42, और होना चाहिए कितना, 66। इसका मतलब ये भी क्या है, कम है। 4/7 की बात करूं तो 4/7 में देखो 1/7 का वैल्यू आप बता रहे हो 14 सही 2/7, और आपको पता है एक की जगह आप 4 लोगे, 4 जब 14 से गुणा होगा, 14 चौक 56 होता है, 56% भी बताओ 66 से छोटी है या नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब बचा 6/7, तो इस एक की जगह आप 6 लोगे, 14 और 6 को गुना करोगे, 14 6 की 84, तो बताओ ये तो लगभग 84% जाएगा, जो कि 66% से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आप इसमें पेन भी नहीं चलाते यदि आपको थोड़ा सा ये फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से आता है, और ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं परसेंटेज के वीडियो में बताकर आया हूँ आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3.2 गुना 3.2, मैं क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ साथ ही, 3.2 गुना 3.2 कोष्टक प्लस 2.7 गुना 2.7 प्लस फिर आया 3.2 गुना 2.7 बटा दे रखा है 3.2 गुना 3.2 प्लस फिर कह रहा है, सॉरी माइनस है और ये 3 बार है, गुना 3.2 माइनस 2.7 गुना 2.7 गुना 2.7। दोस्तों जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसके साथ जबरदस्ती काम मत करा करो, मतलब आप इन सभी को गुना करके जोड़ के भाग लगाओगे, बहुत लंबा काम हो जाएगा। जब भी ऐसा कोई पद आता है तो एक बात जरूर ध्यान रखना, यहाँ कोई ना कोई सर्वसमीका का निर्माण हो रहा है, कोई ना कोई सर्वसमीका बन रही है। तो एक बात बताओ, अपने पास 2 ही संख्या है, एक 3.2 है और एक 2.7। मान लीजिए 3.2 को आप ए बोलते हो, क्या बोलते हो, ए, और 2.7 को आप कह रहे हो सर मैं बी बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, बी। तो देखो ए और ए, 3.2 2 बार है तो ये बना ए स्क्वायर, प्लस 2.7 तो आप बोल दोगे बी स्क्वायर, प्लस 3.2 मतलब ए, 2.7 मतलब बी, तो ये बन गया ए बी। बटा करें 3.2 मतलब 3 बार है तो ए क्यूब, माइनस 2.7 तो आप बोलोगे बी क्यूब। क्या दोस्तों आपको ये वाला थोड़ा सा पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है।
ध्यान दें तो वो होता है a माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, आप इसको ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे में कह रहे हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप लिख सकते हो ए माइनस बी और कोष्टक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हो। तो क्या दोस्तों ये दोनों पार्ट कट गए, तो आपका जवाब आया 1 ए माइनस बी। और आपको पता है ए की वैल्यू 3.2 है, बी की वैल्यू 2.7 है, तो 3.2 में से 2.7 घटाओगे तो दोस्तों 1/0.5 आएगा। और पॉइंट हटाकर सोल्व करोगे तो गुना 10 लगा दूं, पॉइंट हटा दिया तो बताओ आंसर कितना आया, 2 आंसर आया। कितना आया दोस्तों, 2 आंसर आता है। तो दोस्तों इतना काम करने की, हर एक बात लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही यहाँ देखना 3.2। अब सीधा कैसे देखोगे, बोला सर ऊपर स्क्वायर में है पद, ऊपर स्क्वायर में है 3.2 मतलब ए स्क्वायर, ये बना ए स्क्वायर, ये बना बी स्क्वायर, ये बना ए बी, ये बना ए क्यूब और ये बना बी क्यूब। तो सीधी सी बात है ए माइनस बी बचेगा। अब यहाँ यदि यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता तो ए प्लस बी बचता। तो सीधी बात 1/3.2 में से 2.7 घटा दीजिए, 1/0.5 आ गया, जिसका मतलब कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का क्वेश्चन, देखना। 7वां क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर 5/4, यदि a बराबर 5/4 b तथा b बराबर 2/10 c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। a बराबर कह रहा है 5/4 b कह रहा है, a बराबर कह रहा है 5/4 b और b बराबर कह रहा है क्या भाई, 2/10 c, 2/10 c। तो मुझे बताइए a पहले है b बाद में, b गुना में है इधर आएगा बटे में आएगा, तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी, b की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आप कह सकते हो a अनुपात b अनुपात c आपको निकालना है। तो यहाँ से a की वैल्यू तो कितनी होगी 5 और b की वैल्यू कितनी होगी 4। क्यों हुई ये बात एक बार समझ लेना, a बराबर है 5/4 और b गुणा में है, तो गुणा की राशि इधर आएगी तो बटे में आएगी। तो बताओ a का वैल्यू 5 b का वैल्यू 4 आएगा। ये आप बात डायरेक्टली भी तो बोल सकते, a 5 है b 4 है, a 5 है और b 4 है, कोई दिक्कत है। ऐसे b बताना कितना है, बोला 2 है, और c बताना कितना है, बोला 10 है। तो आप मुझे बताइए 4 और 2 बराबर करोगे तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, या फिर आप भर लीजिए, भर के करते हो तो 4 है तो यहाँ 4 कर दीजिए, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर दीजिए। गुना कीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 10 चौक 40 हो गया। और सोल्व कर दीजिए, 5/4/20 हो गया, 5/4/20 हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है 8वें नंबर का। 2, 3, 4, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक से एक शेषफल देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों बोल रहा है 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है और उसमें भाग देना है 2, 3, 4 और 6 का। दोस्तों आपको पता है आप अलग अलग भाग दो, उससे बढ़िया है दी गई संख्याओं का लैसे निकाल दो। क्या निकाल दो, लैसे, और लैसे आया कितना 12। तो हम एक काम करें 2, 3, 4 और 6 का भाग अलग अलग देकर देखें, उससे बढ़िया हम सीधे ही 12 का भाग दे लें। दोस्तों पहले इसका एकदम बेसिक बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक बार वो बात भी बताऊंगा कि डायरेक्टली एग्जाम में बिगर टाइम खराब किए हुए हम इस क्वेश्चन को मात्र सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप 2, 3, 4, 6 का लैसे 12, तो आप डायरेक्टली 1000 में 12 का भाग दोगे तो 12 8 96 होते हैं और बच गए रिमाइंडर 4, 0 हो गया, 12 3 36 हो गया, बच गया कितना 4। अब एक बात बताइए मुझे, आप 12 का भाग 1000 में देने वाले थे, आपका रिमाइंडर शेष 4 बच गया, तो आप मुझे एक बात बताओ 12 जो में से यदि 4 घटा दूं तो बच गया कितना 8। तो आप क्या कहना चाहोगे, 12 में से क्या घटा दिया आपने 4, तो आप क्या कहना चाहोगे कि यदि 8 और होता, मतलब अभी 8 कम पड़ रहा है, 8 और होता तो 1000 में पूरा पूरा भाग चला जाता। तो हम वो संख्या यदि बनाना शुरू करें तो संख्या आप बोलोगे 1000 प्लस कितने कम पड़ रहे थे 8,
तो वो संख्या 1008 बनकर आई। कितनी बनकर आई? 1008। कौन सी आई है? उस संख्या जिसमें 2 3 4 6 का पूरा पूरा क्या जाता है? भाग जाता है। लेकिन दोस्तों वो क्या कह रहा है कि 2 3 4 6 से भाग जाना चाहिए और साथ में एक शेषफल भी देना चाहिए। तो भाई 1008 पूर्णतः विभाजित है, शेषफल कब दे? जब इसमें एक और हो। तो हमने एक और ऐड कर दिया, इसका मतलब अपना आंसर 1009 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 1009 आ गया। तो दोस्तों आपका आंसर आया सी ऑप्शन है 1009। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आप जल्दी से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वो बात देखिएगा एक बार। आप डायरेक्टली ऑप्शन देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपके पास जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखा है 1008 है, 1008 है एक। तो दूसरा ऑप्शन है क्या भाई? 1005 है, 1005 है। सी ऑप्शन है आपके पास 1009, 1009। सी ऑप्शन है 1009 और डी ऑप्शन है आपके पास क्या? 1007। ये वो संख्या है जो 2 3 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित होने के बाद एक शेषफल देती है। मतलब एक शेषफल था वो जोड़ा गया था, तो आप इनमें से एक शेषफल कम कर दो तो ये संख्या होगी 1007, ये होगी 1006, ये होगी 1008 और ये होगी 1006। तो मुझे बताओ 2 3 4 और 6 से इसमें 3 का भाग नहीं जाता भाई। 2 का भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए, 4 का भी और 6 का भी। तो बताओ 6 है तो 2 का जाएगा, लेकिन 2 3 4 4 का भाग नहीं जाएगा 1008 में। तो आप 1008 में देकर देखिए, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी और 6 का भी भाजकता के नियम से। तो और 1006 में भाग नहीं जाएगा। तो आप डायरेक्टली सी ऑप्शन में यहाँ से आंसर दे सकते हैं कि 1008 एक ऐसी संख्या है जो 2 3 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। 2 3 4 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है तथा बी 150 से 20% अधिक है, तो ए का मान क्या होगा? भाई एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, और बी के बारे में क्या बोला कि वो 150 से 20% अधिक है। 150 से 20% अधिक, तो 120/100 सोल्व करोगे 15 12 180। इसका मतलब बी कितनी है? 180 है। और वो कह रहा है तो ए का मान क्या होगा? और उसने बताया कि एक संख्या ए है दूसरी संख्या से बी से 30 कम है। तो भाई ये 180 है, वो टोटल 100% है। तो बताओ 30 कम यानी कितना हो गया? 70। 0 से 0, 0 से 0, 8 7 56, 5 हो गए, 7 और 5 12, 126 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 126। भाई वो क्या कह रहा था? एक संख्या ए है वो बी से 30% कम है तथा बी 150 से 20% अधिक है। तो बी की वैल्यू निकाला, 150 का 20% अधिक किया तो भाई कितना आ गया? 180। कौन आ गया? बी। लेकिन जो ए है वो बी से कितनी परसेंट कम है? 30%। तो बताओ 180 टोटल 100% के बराबर है, तो हमें 30% कम यानी 70 का मान चाहिए, तो कितना आ गया? 126। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 11 खिलाड़ी और उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है तथा शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। प्रशिक्षक की आयु क्या होगी? देखो आप इसको दोनों तरीके से, यदि आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप डायरेक्टली करो, या फिर आप कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो लॉजिकल करो। ध्यान दें, 11 खिलाड़ी तथा एक प्रशिक्षक, टोटल कैंडिडेट हो गए 12, जिनकी औसत आयु कितनी बताई? 33। तो जब 12 को 33 से गुना करोगे तो 12 तिया 36 हो गया, 12 तिया 36, 396 बन गया। कितना बन गया? 396 वर्ष है टोटल, 11 खिलाड़ी और एक प्रशिक्षक। अब आगे क्या कह रहा है? पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 है। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 है, तो 29 पंजे होते 145, 145। तो ये 145 वर्ष आए, वो कितने खिलाड़ियों की आई है? 5 खिलाड़ियों की। आगे क्या कह रहा है? तथा शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु, शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो ये बन गई भाई कितनी? 180 बन गई। तो मुझे बताइए, उसने पूछा प्रशिक्षक, टोटल कैंडिडेट है 12, जिनमें से आपने 6 और 5 11 कैंडिडेट देख लिए, और इन 11 की टोटल आयु की बात करोगे तो 5
8 4 12, 1 और 1 2 325। तो बताओ उन 11 खिलाड़ियों की टोटल आयु कितनी आती है? 325। तो मैं क्या करूं, 12 खिलाड़ियों की टोटल आयु 396, 396, उसमें से 11 खिलाड़ियों की टोटल आयु 325 को कम कर दूं तो एक खिलाड़ी बचेगा, और वो कितना बच जाएगा? 71 वर्ष का। कितने वर्ष का भाई? 71 साल का उनका कोच यानी प्रशिक्षक है। ये तो रहा बात आपको जब कैलकुलेशन अच्छी है तो। अब डायरेक्टली कैसे करें? उसने क्या बोला, 11 खिलाड़ी तथा उनके प्रशिक्षक यानी 12 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो 33 वर्ष है। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु है 33 वर्ष, लेकिन 5 खिलाड़ियों की औसत आयु की बात कर रहा है तो वो आ रही है 29 वर्ष। कितनी आ रही है? 29 वर्ष। और 6 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी आ रही है? 30 वर्ष। तो आप इसको इस तरीके से लिखो, देखो एक बार कि 5 खिलाड़ियों की औसत आयु बता रखा है 29 और 6 खिलाड़ियों की औसत आयु बता रहा है 30, और इन सब का टोटल कर दो, ग्रांड टोटल, तो वो 12 खिलाड़ियों की बात करता है, और 12 खिलाड़ियों की बात करता है, उनकी है 33। कितनी है? 33। तो भाई यहाँ पे एक और ऐड करना पड़ेगा। देखो 6 5 11 और 1 12। तो आप मुझे बताइए ये 29 टोटल, मान लीजिए उस कोच की अधिकतम आयु 33 वर्ष है। कितनी है भाई? जब ज़्यादातर जो ज़्यादा औसत है उसी को हम काम में लेते हैं। मान लो उसकी 33 है, लेकिन आप देखना एक बार 33 इससे कितने कम है? बोला सर 4 कम है। 4 कम है और कितने की? 5 की। तो 4 पंजे 20 और होगी, प्लस ऐसे इनकी देखना कितनी कम है? 3 कम है, और ये 3 कम कितने की है? 6 की। तो 6 3 18 ये होगी। टोटल कीजिए भाई 71 वर्ष। तो बताओ उस प्रशिक्षक की आयु कितनी होगी? 71 वर्ष। आपकी यदि कैलकुलेशन कमज़ोर है तो आप इस तरीके से, और कैलकुलेशन ठीक है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11वें नंबर का। 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना आप लोग। वो कह रहा है 8,000 रुपये पर, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपये पर 2.5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर, वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? मतलब पी आपके पास है 8,000 रुपये। पी कितना है? 8,000 रुपये। रेट है आपकी 2.5% और टाइम है आपका 2 वर्ष। टाइम कितना है? 2 वर्ष है। तो एक बात बताइए मुझे, उसने पूछा सी आई और एस आई का डिफरेंस। तो दोस्तों आप इसकी ट्रिक्स भी पढ़ते हो। सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस कब? जब 2 साल हो। तो वो होता है क्या? पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बटे 100 गुना 100, 100 गुना 100। आप पी का मतलब प्रिंसिपल कितना है? 8,000। आर की वैल्यू रेट कितनी है? 2.5। रखो और सॉल्व करो, आपका सी आई एस आई का डिफरेंस आ जाएगा। यदि आप इसका ट्री टाइप बना के करते हो तो वो भी बहुत बड़ा बनेगा। तो आप एक काम करना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो एक काम करना, 2.5% का परसेंट हटाइए। 2.5 का परसेंट हटाओगे तो भाई 1/40 बन गया है। 1/40 हो गया। कितना बना? 1/40। ये बताकर आया था मैं परसेंटेज में, तो ध्यान दीजिए। सीधा ही 8,000 का, 8,000 का पहले साल का 1/40, दूसरे साल का 1/40 सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0, 0 से 0, 2 0 की 4 से काटा, 4 दूनी 8, 20 हो गए, 4 पंजे 20। तो बताओ उन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 5 रुपये। डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, उनका परसेंटेज 2 साल लीजिए 5, और आप इससे देखोगे तो आप क्या बोलोगे? पी है आपका 8,000 गुणा आर आपकी 2.5 है, तो 25 कर दूँ, पॉइंट नीचे लगा दूंगा, 25 बटे 100 गुना 100 तो थे ही इसके, और साथ में 2 जीरो और आ जाएंगे क्योंकि इन दोनों का पॉइंट हटा है। तो 3 जीरो तो ये गई भाई, 2 और 1 3, 25 चौक 100 हो गए, और ये 4 दूनी 8 हो गया, 2 तो ये कट गया, 2 से कटा, 2 पंजे 10, सॉरी 5 से काट लो, 5 दूनी 10 हो गया, और 55 25, 2 से 2 कट गया। आंसर कितना आएगा? 5 रुपये आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 5 रुपये। आप इस तरीके से सबसे बेटर रहेगा, जो आपका परसेंटेज है उसका फ्रैक्शन, सॉरी जो रेट है उसका फ्रैक्शन बनाइए, परसेंटेज हटाकर कितना बना? 1.40। देखो कैसे बनता है, बहुत से स्टूडेंटों को तो ये भी नहीं पता है। 2.5%। सबसे पहले आप इसको 25/10 करोगे, परसेंटेज हटाओगे तो 100 का भाग लगाओगे तो 2 जीरो और हो जाएंगे, 25 चौक 100, 1/40। तो आपकी जो रेट आ रही है वो कितनी आ रही है? 1/40। 8,000 की पहले साल के लिए, फिर दूसरे साल की, दोनों का डिफरेंस देखना है। और यदि आप चाहो तो ट्री बनाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ट्री बनाकर कैसे? ध्यान दीजिएगा एक बार। 8,000 रुपये है, 8,000 रुपये को 2 सालों के लिए उधार देना है,
और आपके इंटरेस्ट ऑफ रेट 1/1/40 हो चुकी है। 1/40, यहाँ पे भी 1/40। तो मुझे बताइए 0 से 0 4 दूनी 8, ये 200 हो गया। ये भी कितना हो जाएगा 200। भाई 40 का भाग 8000 में दोगे। अब दोबारा से, क्योंकि सेकेंड ईयर पे जाना है तो दोबारा से 1/40 लगनी है। तो 0 से 0 4 पंजे 20। बताओ दोनों का डिफरेंस कितना आ चुका है? आपका आंसर 5 आ चुका है। कितना आ चुका है दोस्तों? 5 आ चुका है। उम्मीद है 11वां क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। 12वां क्वेश्चन देखिएगा। फिर आप किसी भी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि प्रैक्टिस नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करना टाइम पर बहुत मुश्किल हो जाता है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 40 कुर्सियाँ 10,000 रुपये में खरीदी गई तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सी बेचनी पड़ेगी? 40 कुर्सी 10,000 रुपये की खरीदी है। भाई 40 कुर्सी खरीदी है तो एक कुर्सी का मूल्य 10,000 बटे में 40 होगा। भाई 10,000 रुपये में 40 कुर्सी खरीदी है तो एक कुर्सी कितने की खरीदोगे भाई आप? तो आपका जवाब होगा कि सर एक कुर्सी होगी 10,000 बटे 40 की। और आपको बोल रहा है इस पर 60। तो भाई ये खरीदी है मतलब क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य पर आपको लेना है लाभ 60% का, तो 160/100 हो गया। तो देखिए 40 से काटा 4 बार और 4 से काटा 25 बार, तो आपका जो आंसर आया 10,000 बटे में 25। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि बताओ 10,000 में कितनी, तो आप बोलोगे 60% लाभ लेने के लिए 10,000 में वो कितनी बेचेगा? 25 कुर्सियां बेचेगा। कितनी कुर्सियां बेचेगा? 25 कुर्सियां बेचेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप एक बार लाभ हानि का वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पर ये वाले सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करवा रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां क्या कह रहा है कि पीयूष, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि पीयूष अपनी वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि 20% छूट देने के बाद वस्तु को 780 रुपये में बेचता है तो क्रय मूल्य क्या होगा? एक बात बताइए, वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से, एक क्रय मूल्य है, एक अंकित मूल्य है और एक आपका विक्रय मूल्य है। एक आपका क्या है? विक्रय मूल्य है। तो आप मुझे बताओ किसी वस्तु का क्रय मूल्य आप 100% मान सकते हो, बात सही है। लेकिन उसने क्या बोला कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30%, 100 से 30% ज़्यादा, तो भाई 130% अंकित करोगे, बात सही है। फिर कह रहा है यदि 20% छूट दे दी जाती है। दोस्तों छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। तो भाई 130 में आप 20 की छूट दोगे तो कितना परसेंट बचेगा? 80/100। तो आप बताओ 13 × 104, उसको कितने में बेचोगे? 104% में बेचोगे। बात समझ में आ गई? कैसे आई कि जो 130 था उस पर आपने 130 पर 20% छूट यानी 80/100 किया, तो आंसर कितना आ गया? 104। ये बात सही है। आगे कह रहा है 20% छूट देने के बाद वस्तु को 780 रुपये में बेचता है। यार बेचने का मतलब 104, परसेंटेज में 104 है, रुपए में 780 है, रुपए में 780। तो इसका मतलब 104% की वैल्यू 780 है। और आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100, 104 का मतलब 780, तो 100% लगभग 780 से नीचे। तो ऑप्शन देखोगे तो आपका 750 ऑप्शन है, आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हो बिगर सॉल्यूशन। तो 780 का मतलब था आपका 104%, 104। और आपको पूछा है 100, आपको पूछा है क्रय मूल्य, तो कितने से गुणा कर दूं? 100 से। तो आपका आंसर आ जाएगा 750। तो बताओ उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 14वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है 14वां भी। 14वां क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एक वर्ग, ये लो जी वर्ग खींच दिया हमने, और बोल रहा है इसके अंदर एक वृत्त बनाओ, उस वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। एक बात बताओ भाई, इसकी ये रेडियस है किसकी? वृत्त की। मान लीजिए इसकी भुजा ये ए है, तो आप क्या बोलोगे? इस ए भुजा का ये वाली भुजा आधी हो जाएगी, एक का आधा ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा? a/2। किसकी? वृत्त की त्रिज्या भुजा की आधी हो जाएगी, क्योंकि इतना ही इधर बच रहा है और ये इसका सेंटर है, इसलिए मिड पॉइंट है। पूछा है वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके भीतर वृत्त। एक वर्ग है और एक है वृत्त, इन दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसकी भुजा क्या है? a, तो a का स्क्वायर आपका आंसर आया a²। रेशियो
वर्ग का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब है 22/7 और बोला है आर स्क्वायर, आर कितनी है भाई a/2, तो a स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बटे 4। आप सोल्व करो, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, 2 से ये कट गया, 11 बार हो गया, तो 7 दूनी 14 वो इधर आएगा, 14 तो इधर हो गया, अनुपात इधर कितना बच गया 11, तो बताओ उसका आंसर कितना आ गया 14:11 हो गया। कितना हो गया 14:11। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। दिक्कत है किसी को? 15वें की बात करते हैं कि 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 15 क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन की बात करें, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरी क्रमशः 10, 20, 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, औसत गति क्या होगी? दोस्तों जब समान दूरी है, औसत गति एवरेज स्पीड, क्योंकि आपको पता है स्पीड, आप स्पीड के बारे में क्या जानते हो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है किसका? स्पीड का। लेकिन आप बात करो औसत की, तो औसत के लिए आप क्या बोलते हो? औसत के लिए बोलते हो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो क्या मैं इन दोनों को मिला दूं तो आप एक बात कह सकते हो औसत चाल। क्या कह सकते हो? औसत चाल। और औसत चाल के लिए आप क्या बोलोगे? देखो यहां राशियों का योग था, कुछ नहीं है, राशि कौन है? डिस्टेंस यानी दूरी, तो आप क्या बोलोगे? दूरी का योग बटा कुल समय। ये बात सही है भाई? जब भी आपको एवरेज स्पीड पूछी जाए तो आप कह सकते हो कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए आपसे क्या बोला कि वो कह रहा है कि 3 किलोमीटर की निश्चित दूरी है, मतलब चारों के द्वारा तय की गई दूरी समान है। तो भाई एक बात बताना, एक 10 से जा रहा है, एक 20 से जा रहा है, एक 30 से जा रहा है और एक 40 से जा रहा है। तो आपके पास जब भी ऐसी कोई स्थिति हो कि तय की गई दूरी समान है, तो उन चालों का लय ही किसको रिप्रेजेंट करता है? दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ 10, 20, 30, 40 का लघुत्तम कितना आएगा? 120। तो 120 किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? दूरी को। तो ये 10 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाएगा, तो भाई साहब घंटे लगाएगा 12। कितने घंटे लगाएगा? 12। और ये 20 की स्पीड से 120 जाएगा तो घंटे लगाएगा कितने? 6। 30 की स्पीड से 120 जाएगा तो घंटे लगाएगा कितना? 4। और 40 की जाएगा तो कितने घंटे लगाएगा? 3। तो अब आप सॉल्व करो कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी की बात करें, पहला भाई साहब 120 जाएगा, दूसरा 120 जाएगा, तीसरा 120, चौथा 120, यानी चारों की चारों 120 गुना में कितना कर दूं? 4, क्योंकि 4 व्यक्ति हैं तो 4 से गुना कर दिया। बटे कुल समय की बात करें, इसके 12 और 6 18, 18 4 22, 23 24 25, तो भाई ये कितना आ गया? 25। अब आप इसको सोल्व कीजिएगा और आंसर निकालिए। 5 से काट दिया, इसका 5 25 हो गया और 24 पंजे 120 हो गए। 24 चौक होता भाई कितना? 96। और 96 में 5 का भाग लगाया तो देखो 5 एकम 5 और बच गया कितना? 4। 5 नाम 45, 5 दूनी 10, तो उनकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। बात करते हैं इसके 16वें क्वेश्चन की और देखिएगा 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते चलना और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी ने एक व्यापार 80,000 रुपये के साथ आरंभ किया, कुछ महीने पश्चात क्यू ने 60,000 रुपये के साथ उसमें जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में दो लाभ है वो 2:1 के अनुपात में बांटा गया, तो क्यू व्यापार में कितने महीने पश्चात मिला? दिक्कत यहाँ एक ही बात में आएगी कि क्यू व्यापार में कितने महीने पश्चात मिला या फिर क्यू कितने महीने तक व्यापार में रहा। तो एक बात बताना, एक पी था और एक क्यू था, एक पी था और एक क्यू था। पी ने पैसे लगाए थे 80,000 रुपये, पी ने पैसे लगाए 80,000 और क्यू ने लगाए 60,000, लेकिन क्यू का टाइम नहीं पता आपको, तो क्यू के लिए हम एक्स मान लें। 2 तरीके बताऊंगा, ध्यान रखना इसके भी। और ये टोटल साल के एंड तक है, इसका मतलब टोटल 12 है। इन दोनों का रेशियो, क्योंकि आपको पता है जब लगाया गया धन और समय अलग अलग है तो लाभ धन गुणा समय के अनुपात में बढ़ता है। तो बताओ इसका और इसका जो अनुपात बनेगा लाभ का, वो बनेगा 2:1, जो प्रश्न में दे रखा है। 4 जीरो से 4 जीरो गई भाई, यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गए और 2 से कट गया ये 2। तो बताओ x यहाँ गुना होगा, 1 8 से गुना होगा, तो x की वैल्यू होगी 8 वर्ष। x की वैल्यू कितनी होगी? 8 वर्ष। इसका मतलब x व्यापार में 8 महीने तक रहा। लेकिन भाई साहब इसने पूछ रहा है व्यापार में कितने महीने पश्चात मिला। 12 में से 8 घटा दिए तो आंसर कितने आ जाएंगे भाई? 4
माह बाद वो क्या करता है, व्यापार में मिलता है। ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है या गलत है? तो देखिए अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का। वो कह रहा है कि एफ तथा एम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। एफ अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो एम उसी कार्य को अकेला कितने दिन में, कितने समय में कर सकता है? दोस्तों ये टाइम एंड वर्क से दूसरा क्वेश्चन है इस पेपर में। तो देखो क्या कह रहा है कि एक एफ और एम है, एफ प्लस एम है, वो कितने दिन में कर रहे हैं किसी काम को? 8 दिन में कर रहे हैं। और आपको ये भी बोला गया है कि एफ जो अकेला ही है वो 12 दिन में उस काम को पूरा करता है। एफ अकेला 12 दिन में, तो बताओ एम अकेला। सबसे पहले दोनों का लेसे लिया, कितना है भाई? 24। और आपको पता है 24 आपका टोटल वर्क हो गया। 24 आपका क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। तो 8 का भाग दिया, 8 दिया 24। कहने का मतलब एफ और एम दोनों मिलकर 24 काम को 8 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे दोस्तों? 3 काम। ऐसे ही एफ अकेला 12 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम। अब आपसे क्या पूछा है कि बताओ अकेला एम उसे कितने समय में कर पाएगा? तो दोस्तों एक बात बताओ, आपको पता है कि टोटल वर्क तो 24 है, लेकिन आपको करवाना एम से है, तो भाई एम की कैपेसिटी आपको चाहिए। तो मुझे बताओ एफ और एम की मिलाकर कैपेसिटी यानी कैपेसिटी क्षमता एक दिन का कार्य कितना करते हैं? 3, जिसमें से एफ अकेला एक दिन में 2 काम कर जाता है। तो बताओ फिर एम अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? 1। तो बताओ टोटल काम है 24, एम करेगा एक दिन में 1, तो दिन लगाएगा कितने? 24 दिन। कितने दिन लगाएगा दोस्तों? 24 दिन। ऑप्शन नंबर सी। 18वां क्वेश्चन देखिएगा। 18वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आपको जो संख्याएं दे रखी है 4, 6, 10, 18, 34 और आपसे बोला गया यहाँ कौन सी संख्या आएगी? तो एक बात बताइए, सीरीज का क्वेश्चन है, 4 से आप 2 पर 4 से आप 6 पर गए तो कितने का गैप था? +2 का। 6 से आप 10 पर गए तो +4 का गैप हो गया। ऐसे ही 10 से आप 18 पे गए तो +8 का गैप हो गया। 18 से 34 पे गए तो 16 का अंतर हो गया। इसका मतलब अंतर हमेशा दुगना होता जा रहा है। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, तो 16 का 32। तो बताइए यहाँ कितने का अंतर आएगा? 32 का। तो जो आपके आंसर आएंगे वो क्या आएंगे? 34 और अंतर है 32 का। इसका मतलब आपके आंसर हो गए 66। आपके आंसर हो गए दोस्तों 66। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है, बी आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। सेम वही सीरीज का क्वेश्चन फिर है। बोला 4 है, यहाँ कितना है भाई? 9 है। 4 के बाद में 9 है, 9 के बाद में 19 है और 19 के बाद में 39 है। और आपसे पूछा कि अगले डिजिट पर कौन सा अंक आएगा? तो बताइए, सीरीज का क्वेश्चन आप देखिए, 4 से 9 पर गए तो कितना? 5 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ? 5। 9 से 19 पे गए तो +10 हो गया। भाई डिफरेंस कितने का है? 10 का। 19 से 39 पे गए तो +20 का डिफरेंस। सेम वो का वो क्वेश्चन है। एक ही पेपर में एक ही तरीके के 2 क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम सीरीज के दिए। 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, तो 20 का दुगना 40। तो दोस्तों यहाँ कितने का आएगा? 40 का। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 39 + के 40 अर्थात 79। आपका आंसर होगा 79। ऑप्शन नंबर बी सेम है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम युग्म को चुनिए। अर्थात आपके पास 4 युग्म दे रखे हैं। कौन कौन से मैं लिख देता हूँ। 53, 42। 53, 42 के साथ में है 16। फिर कह रहा है बी ऑप्शन है आपका क्या? 46, 29 के साथ में है आपका 21। और सी ऑप्शन है क्या? 19, 65। 19, 65 के साथ में है आपका 21। और डी ऑप्शन है क्या? 53, 44। 53, 44 के साथ में दोस्तों 16। तो एक बात करिए, आप इन दिए गए अंकों को जोड़कर देखिए, क्या योगफल इनके बराबर होता है? 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14। ये योग 14 होता है। ऐसे देखो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 9 21। ये योग 21 होता है।
1 और 9 10, 10 और 6 16 और 6 16 और 5 21, ये 21 होता है। ऐसे ही आप देखना 5 और 3 8, 8 4 12 और 12 4 16। इसका मतलब ये योग 16 तो ये भी 16, ये 21 तो ये भी 21, ये 21 तो ये भी 21, ये 14 ये 16। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों? ए ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21वें नंबर का। 21वें नंबर का है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। अर्थात आपके पास कह रहा है 4 64 समानुपात 6 समानुपात डॉट। तो एक बात बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा बेटर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? तो एक बात बताओ, 4 का यदि आप क्यूब करते हो, 4 की घात 3, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। तो 6 का क्यूब आप करके देखिए ना, 6 का क्यूब कितना होगा? 216। और आपका ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आपका आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। और दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जल्दी ही आपके लिए अगले वाले वीडियो प्रोवाइड किए जा सके। जब तक के लिए धन्यवाद।